स्वागत करना चाहूंगा मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। जयंत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। पूर्णिमा नाथ जी, नेता रिपब्लिकन पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर सिद्धार्थ देव जी, आप विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन अब ये समझना बेहद जरूरी है, सबसे पहले मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या कुछ बड़ा जल्द अब हो जाएगा। कयास तो लगाए जा रहे हैं, अमेरिका में बैठकों का अगर दौर जारी है, सिचुएशन रूम में, अगर G7 को छोड़ के जब से गए थे, माथुर साहब आपसे मैं शुरुआत करता हूं, तभी से ऐसा लग रहा था कि ट्रंप डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या तो होना चाहते हैं या तो मजबूरी है, क्योंकि इजराइल है, इजराइल का समर्थन करना, उसकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी के तौर पर आता है। अब इजराइल सक्षम तो है, लेकिन इजराइल की भी सीमाएं हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ उतनी नहीं है। हमले कर पाना संभव है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों का क्या करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर हजारों मिसाइल आएंगी तो क्या करेंगे। हमास के लिए तो तैयार है, लेकिन ईरान के लिए तो तैयार नहीं है, यह बात भी सच है। तो क्या अब बड़ा कुछ हो सकता है, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप भी कर रहे हैं? जय हिंद शिवम। जय। मेरा मेरा ये मानना है, देखिए कि अभी जो परिस्थिति है, पहले तो अपन परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कुछ देर पहले भी यही कहा था कि जहां तक सवाल इजराइल का है, इजराइल को ये भूल नहीं करनी चाहिए कि वो हमास या हूथी या हिजबुल्लाह ईरान को समझ ले। ईरान एक शक्तिशाली देश है जिसके पास एक बैटल हार्डेड आर्मी है, और वो बैटल हार्डेड आर्मी वेरी वेल इक्विप्ड आर्मी है। उसकी दो तीन वजह है, क्योंकि जब से ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ किया है शिवम, तब से उनको पता है कि इस परमाणु कार्यक्रम पर कभी न कभी काले बादल छाएंगे, और उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, उसकी तैयारी उन्होंने करी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल जो है इजराइल इस हालत में नहीं है। ये मेरा मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं। इजराइल इस हालत में नहीं है लेकिन कि वो माथुर पूरी साहब, तरह बहुतों के से। दिल टूट गए, जी, मतलब देखिए, भारतीय होने के नाते और उनकी आप परेशानी को शिवम मेरे को समझते हुए। बात हाँ, कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिए पता पड़ेगा बोलिए। दिल टूटा या नहीं टूटा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि इजराइल इस अवस्था में नहीं है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को या परमाणु एनरिचमेंट को या परमाणु उसके जो जो अड्डे हैं, अड्डे नहीं कहना चाहेंगे, जो परमाणु ठिकाने हैं, उन ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। वो इस परिस्थिति में नहीं है। वो जमीन के अंदर बहुत गहराई में जाकर के बने हुए हैं। सुबह हमने डिस्कस किया था इसके बाद इसके ऊपर कि उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन बाय देमसेल्फ मुझे लगता नहीं है कि इजराइल के पास आज की तारीख में इतनी शक्ति है कि वो उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सके। उनका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य परमाणु ठिकानों को नष्ट करना, दूसरा उद्देश्य रेजीम चेंज करना। तो अब मुझे लगता है कि परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, इसी वजह से अमेरिका बार बार बैठक पे बैठक कर रहा है। उनका जो जो जहाज है वो वहां जाकर के पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि जहां तक कन्वेंशनल लड़ाई का प्रश्न है, जो इजराइल के ऊपर अभी चोट पड़ रही है, वो चोट इस वजह से पड़ रही है कि उनका जो इक्विपमेंट की लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को क्रॉस करके जो मिसाइल सिस्टम्स अटैक कर पा रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। और वो भी सही ठिकानों पर मेरे ख्याल से नहीं जा करके, क्योंकि सही ठिकानों की उन्होंने सेफ्टी ज्यादा, एयर डिफेंस बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करके रखी हुई है। इसीलिए वो कहीं स्कूलों में गिर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स पे अभी सुनने में आया है कि वो वहां पर बॉम्ब गिरा है। इनफैक्ट दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर्स आर अवेलेबल कि हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। तो वो हो रहा है। लेकिन जहां तक सवाल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का है, वो अभी इजराइल के पास उसका जवाब नहीं है। और उसके लिए या तो अमेरिका इजराइल को वो वेयरविदॉल देगा, या फिर वो फिजिकली खुद आएगा। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि अभी वो समय मेरे हिसाब से नहीं आया है जबकि अमेरिका खुल करके इक्विपमेंट के साथ लड़ाई के अंदर कूद जाएगा। वो समय नहीं आया है। वो लगातार इजराइल की मदद करता रहेगा, लेकिन जो उद्देश्य उनका है
पूरी तरह से उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना, या तो उनको इतना नुकसान, एट्रिशन उनके ऊपर कर देना। ये एट्रिशन वॉरफेयर का अभी अभी स्टेज है। एट्रिशन इतना कर देना कि ईरान अपने घुटनों पर आ करके न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए बाध्य हो जाए, वो बिल्कुल। संभावना है। और मुझे लगता है उसके ऊपर वो लगातार काम करते ये रहेंगे। यही कारण है कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर को मैंने साइन तो कर दिया है, ऑर्डर बस पास भी हो चुका है, लेकिन उसको फाइनल गो हेड जो है वो मैं नहीं दे रहा हूं। मैं कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। अब आजकल डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, उनकी बातों पर यकीन करने में थोड़ा सा डर भी लगता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे। हाँ हाँ हाँ, माथुर साहब कुछ कहना हमें चाहते हैं फिर बाकी लोग? आजकल ही नहीं, हाँ। आजकल ही नहीं, हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, वो एक बहुत कंपल्सिव कंपल्सिव ऐसी बातें कंपल्सिवली करते हैं जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, बट वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है कि उन्होंने अपने पिछले 4 साल के टेन्योर में कोई 33, 34, 35 हजार बार झूठ या ऐसे झूठे चीजें बताई थी। तो ये उनकी आदत में शामिल है, लेकिन फिर भी मेरे को मालूम है कि उनको ही इज श्योर व्हेन इट कम्स टू क्रक्स कि अब क्या करना है, ही इज वेरी श्योर। अब बिल्कुल वो बातें बड़ी करते हैं, लेकिन काम भी बड़ा करने का वो पूरा दम रखते हैं। ये बड़ा खतरनाक यस मामला यस होता है कि यस। कॉम्बिनेशन, ज्यादातर बयानबाजियां इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रांग वे में पिच करते ज्यादा हैं गलत ताकि है, लेकिन डर जो रहे। है हाँ, व्हाट ही ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है, पूर्णिमा जी भी हमारे साथ है, लेकिन पूर्णिमा जी पहले आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि अमेरिका के इंटरेस्ट्स क्या हैं। अगर हमें ये समझना हो, लोगों को ये जानना हो कि अमेरिका के इंटरेस्ट्स क्या हैं, इजराइल के पक्ष पे आप बिल्कुल, आप उनके लिए सिक्योरिटी के लिए आप लड़ सकते हैं, आप अपने किसी भी रूप से उनकी सहायता कर सकते हैं। आपकी शक्तिशाली, अगर अमेरिका की नेवी की बात की जाए तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है, सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है, सबसे शक्तिशाली फौज आपके पास है। लेकिन उसको कहाँ कहाँ एंगेज किया जाएगा? और ईरान तो कह रहा है कि उनको डर नहीं है, अमेरिका आ जाएगा तो अमेरिका को भी देख लेंगे। और इजराइल जो अमेरिका से अब मदद मांगने के मोड़ पर आ चुका है, तो इसका भी मजाक बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये दिखाता है कि हम कितने ताकतवर हैं, ईरान कितना ताकतवर है। तो अमेरिका का क्या ड्यूटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना रिस्क लेना पसंद करेगा अमेरिका, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अप्रिशिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगी। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एजेंडा है वो आपको बताऊं। जो कैंपेन समय में बताया था, उन्होंने ये बताया था कि नो न्यू वर्ड्स। रिमेंबर फर्स्ट टर्म में ऐसे हुआ था, कोई नया वर्ड शुरू नहीं हुआ था। इब्राहिम अकॉर्ड में साइन भी किया था, मिडिल ईस्ट में पीस लाने की बात की थी। नो न्यूअर वर इज बैड, मागा एजेंडा चला है। सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है कि ईरान इज बैड, ईरान इज वर्किंग ऑन न्यूक्लियर वेपन, ईरान शुडंट हैव इट एंड ईरान हैज टू बी काउंटर्ड और रेजिम चेंज करना जरूरी है। और ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन लगाया, ऑब्वियसली हम इसके बारे में पहले बात किए। इट वाज पहले का जो फ्लैग था उसी को लाने की कोशिश हो रही है। सो इन जनरल रेजिम चेंज का जो एजेंडा है, इट्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है। नाउ आप इसराइल की तरफ से देखो तो इसराइल के लिए ईरान हमेशा ये कह गए कि इसराइल को साफ करना चाहिए, जूस को वहां पे वो उनको जगह ही नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू लाइफ ऑल्सो उनका नहीं है। तो हमारे जैसे सिचुएशन होने वाला, जो हिंदूज का सिचुएशन है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में, रोज ही किसी ना किसी को उठा के ले जाते हैं पाकिस्तान में, रोज ही यहाँ पे किसी ना किसी का हत्या होती है बांग्लादेश में, इंडिया में। ये जो सिचुएशन है, हिंदूज को राइट टू लाइफ और राइट टू एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिमिलर सिचुएशन है ऑफ जूस के लिए। सो ये जो इसराइल को हटाने की बात करते हैं, फ्रॉम रिवर्स टू द सी कहते हैं, और उनको वाइप करना चाहते हैं, दिस इज अ डेंजरस एजेंडा। और सेकेंडरी इशू ईरान के साथ ये है कि ईरान रियली इज पार्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। इनका एजेंडा जो है वो एक्सपेंशनिस्ट है, एक्सक्लूसिविस्ट है, कन्वर्शन इज एन एजेंडा इन ऑल्सो। सारे मिडिल ईस्ट में उनका एक दबाव बने और विश्व में उसका दबाव बने, दैट इज देयर एजेंडा। ये तो खुल के बोलते हैं, इसे वी आर नॉट मेकिंग इट अप।
तो ये सारे एजेंडे से आप अगर देखोगे तो लगता है कि फ्रॉम ए अमेरिकन स्टैंड पॉइंट, जो कंट्री 40 ईयर से कह रहा है डेथ टू अमेरिका, इसराइल जो अमेरिका हमेशा सपोर्ट करते आया है, बिना अमेरिका के इसराइल अभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, ऑब्वियसली आप जानते ही हो। सो ऑल दीज फैक्टर्स दैट हम देखें, इसराइल एंड अमेरिका इज टुगेदर। कहीं पे भी आप जाओ, अगर इसराइल काम कर रही है, इसका मतलब है अमेरिका साथ है। और ये जंग में भी बिना अमेरिका की समर्थन और कम्युनिकेशन की इसराइल शुरू नहीं कर दिया था। इवन दो मार्को रूबियो बोले थे कि इसराइल की स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट आपको पता ही है, ऑब्वियसली दे आर ऑल इन्वॉल्व। एंड आगे जाके यहाँ पे प्लान भी अप्रूव हो गया। अब the final decision, oh, he simply said that I may do it, I may not do it, so we'll see, but there is no guarantee of मतलब पूर्णिमा जी, where आपकी बात से एक बात तो समझ में आ रही है, इजराइल की एग्जिस्टेंस की जो लड़ाई है उसका तो हम समर्थन करते हैं कि भाई इतने सारे मुल्क हैं लेकिन दिक्कत सभी को इजराइल से है, इतनी छोटी सी ज़मीन है, सभी को आफत उन्हीं से है। वो तो लड़ते लड़ते मरता क्या ना करता वाली स्थिति इजराइल में हर रोज़ रहती है। अब उनको खुद को बचाना चाहिए। एक्सपेंशन थॉट प्रोसेस किसका एक्सपेंशनिस्ट होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इजराइल का होना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, आपके पास ना उतनी ज़मीन है, आपके पास संसाधन ज़रूर है, लेकिन फिर आपको और अपने आप को बचाना है तो आपके पास एरिया ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अमेरिका क्या कोई बड़ा कदम उठा सकता है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। लेकिन सिद्धार्थ जी, पहले मैं आपसे ये प्रश्न लेना चाहूँगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को जितना मैंने फॉलो किया है, जितना समझने का प्रयास किया है, एंटी वॉर वो हैं और एंटी टेररिज्म वो बिल्कुल यहाँ पर हैं। वो तो अगर होते तो शायद रूस यूक्रेन का युद्ध भी नहीं होता, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि वो होने नहीं देते। लेकिन और वो अपनी आर्मी को एंगेज भी नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा। मुझे लगता है कि भाई वापस लाने में अगर किसी का रोल है अपनी फ़ौजों को, अफगानिस्तान, इराक, उनकी सोच ये थी कि भाई हमारे जो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने चाहिए और कोई भी बॉडी बैग्स नहीं चाहता देखना। या तो आप अगर एस्केलेट उसको करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और कोई रिसेंट घटना आपने सुनी हो कि भाई अमेरिका ने कोई स्ट्राइक कर दिया हो, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, अगर कोई हूती मिसाइल फायर कर दें, हूती भी मिसाइल फायर कर रहे हैं, ये भी एक समझना है। तो ये उसको टैकल करेगा या फिर ये उसी तरीके से करेगा जैसे हूतियों को ट्रीट कर रहा था, या फिर नहीं कि भाई ये लो इजराइल, ये हमारे बॉम्बर्स हैं, ये आप लो, ये नई मिसाइल हमने बनाई है, आपके लिए खास ये कि इस्तेमाल करो, ये बंकर बस्टर भी है और ये इन डेप्थ भी जा सकते हैं, आपको 50 मारने और ये काम हो जाएगा ईरान का। आपको क्या लगता है? धन्यवाद शिवम जी, नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। देखिए, जहाँ पे आई बिगिन, जहाँ से जनरल माथुर सर ने छोड़ा था वहीं से मैं पिकअप करता हूँ। बहुत सही उन्होंने आकलन लगाया था कि जो वेपनरी या जो पावर इजराइल का है व्हेन इट कम्स टू प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई करने की, जहाँ पे तक बात आती है, वो एक अलग डायनेमिक्स हो जाता है। और यहाँ पे जब आप ईरान एक एज अ नेशन स्टेट, जिसकी खुद की एक मिलिट्री पावर है, उसका खुद का एक एयरफोर्स है, पूरा एक अपना सिस्टम है, उससे लड़ना ऑल टुगेदर दूसरी बात हो जाती है। और ये हमने देखा कि पिछले 12 जून से इजराइल स्टार्टेड स्ट्राइकिंग ऑन ईरान, स्पेसिफिकली वो उसके न्यूक्लियर जो साइट्स है वहां पे वो अटैक कर रहा है। देखिए, कोई भी जब ऑपरेशन शुरू होता है तो हमेशा उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो हमेशा ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल ने एक अपना एंड रिजल्ट ये डिसाइड किया होगा कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मुझे इसको रोकना है, इसको ध्वस्त करना है, इसको समाप्त करना है ईरान की। तो इट स्टार्टेड पाउंडिंग ऑन ऑल द न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स, चाहे वो इश्फहान हो, चाहे वो नटान्स हो, और लेटली होडोड में भी शुरू कर दिया। किंतु ये देखा जा रहा है, जैसे कि कई बार चर्चा में भी आया, हमने आप ही के चैनल पे भी इसके बारे में चर्चा की है, कि वो इतने डीप डाउन हैं, इतने नीचे हैं कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं इजराइल के पास, उससे वो पेनिट्रेट शायद नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में, और दूसरा जो एक 4-5 दिनों से मुल्ला मुनीर उसने कैंप करके रखा था अपने आप को वहां पे वॉशिंगटन डीसी में, और उसकी मुलाकात होती है ट्रंप के साथ। तो ये जो जनरल आसिम मुनीर और ट्रंप से मुलाकात और अमेरिका पाकिस्तान सैन्य संवाद को लेकर जो अटकलें तेज हुई हैं कि पाकिस्तान को किसी प्रकार के एक ऑपरेशनल समर्थन में इस्तेमाल किया जा सकता है,
यदि भविष्य में अमेरिका और इसराइल, जैसा आप बता रहे हैं कि यूएस मे नॉट वांट टू स्टेप इन इट्स ओन सोल्जर्स इनसाइड इरानियन टेरिटरी, तो क्या ये हो सकता है कि जो गिव एंड टेक हुआ है इसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स या फिर जो मतलब आप कह रहे हैं कि यूरोपियन सिद्धार्थ weapons जी हैं। कोई बड़ा प्लान जो है वो जरूर डिनर के टेबल पे वो तैयार हुआ होगा, ये आपका पॉइंट। हाँ, कुछ कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल। दूसरी पॉसिबिलिटी की मैं बात बता देता हूं कि यदि भविष्य में जब भी अमेरिका और इसराइल ईरान पर कोई बड़ा हमला करते हैं, तो ठीक है। डेफिनेटली पाकिस्तान को एक लॉजिस्टिक हब के रूप में ये यूज करेगा। और वो इवन इफ इट इज वो नॉट कर द सकता डायरेक्ट है, यूज। बिल्कुल कर सकता है। हाँ, उसके एयर बेसिस हाँ, पास में है और ईरान से बॉर्डर भी राइट। बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का लगता है, नूर 900 खान की भी। 900 हाँ, हाँ। किलोमीटर का एक मैं बॉर्डर आपके है। पास आता तो हूं, लेकिन और भी महत्वपूर्ण बहुत कुछ है। अब मैं आपको बताता हूं कि खामिनेई इतना क्यों बौखलाया हुआ है, ये भी आपको समझना होगा। खामिनेई के बौखलाने का जो कारण है उसको भी आप यहां पर समझिए, ये आप जानिए। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू ने खामिनेई के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पता है खामिनेई कहां छिपा है, यानी कि उनकी लोकेशन को जानते हैं। भाई तुम कहां छिपे हो मुझे पता है, ये ट्रंप की धमकी है। धमकी कह लो या फिर इशारा कह लो कि बचना है तो कर लो भाई साइन, यहां पर छोड़ दो तुम ये न्यूक्लियर की होड़ जो है। खामिनेई तब तक जिंदा है जब तक ट्रंप उसे मारने की धमकी नहीं देते। तो ये फाइनल वार्निंग के रूप में आप इसको समझिए। खामिनेई यहां पर बैठे हैं, जिस बंकर में बैठे हैं, विदेश में कहीं बैठे हैं, वो भी ट्रंप को पता है और ट्रंप खेल कर सकते हैं। खामिनेई ये दिखाना चाहता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, उसके लिए देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपने मजहब को आगे लेकर चल रहा है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि 79 के बाद आपने देखा कैसे खामिनेई जैसे लोगों ने इस्लामिक रेवोल्यूशन लाया ईरान में और कट्टरता की ओर पूरे के पूरे मुल्क को आगे बढ़ा दिया। चलिए अब मेहमानों के पास वापस चलते हैं। सिद्धार्थ जी की बात को हमने लिया, इस वक्त अब देवनाथ जी आपकी बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं और ये जो फोर्दो हो गया और न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो गया, पहले तो आप मुझे ये समझाइए, जो अटैक सक्सेसफुल रहे और रेडिएशन लीक हुआ होगा, वो तमाम चीजें जो हुई होंगी, वो सक्सेसफुल कैसे हुआ और आगे की प्लानिंग ना करी हो इजराइल ने, ये तो फिर हमारा सोचना गलत है। उन्होंने प्रीएम्प्ट ना किया हो, ये हमारा सोचना गलत है। लोग कहते हैं कि ईरान ने बहुत फायर करे इतने सारे मिसाइल कि उसको रोक नहीं पाया। कहा जाता है कि इजराइल के सिस्टम्स को हैक भी किया गया, आयरन डोम मिसफायर हो रहा था, लोगों को वार्निंग्स नहीं जा रहे थे। ईरान है बहुत खतरनाक, लेकिन इजराइल ऐसा तो नहीं बिना तैयारी के उसने शुरू कर दिया, ये तो नहीं हो सकता साहब। शिवम, मैं आपको बता दूं कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार है, आज भी शानदार है। होता यह है कि चाहे उनके पास थार्ड हो, एरो 1, एरो 2 हो, डेविड स्लिंग हो, या जो भी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में बने हैं, उनकी एक किल प्रोबेबिलिटी होती है। बेहतरीन कंडीशन में मैं बताता हूं, जैसे जब एक एयर डिफेंस सिस्टम ऑप्टिमम काम कर रहा होता है तो उसकी किल प्रोबेबिलिटी 90% मानी जाती है। यानी दुश्मन अगर 100 रॉकेट या मिसाइल दागेगा तो वो 90 को रोक देगा, 10 फिर भी निकल जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। आयरन डोम के बारे में तो ऑफिशियल लिटरेचर में ही छपा हुआ है कि आयरन डोम की जो किल प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। अब ये होता है, मैं बताता हूं कि 90% किल प्रोबेबिलिटी कब होती है। आयरन डोम जैसा सिस्टम हो या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, 99% SSKP सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी के लिए 3 मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ता है। यानी एक दुश्मन का मिसाइल अगर आ रहा है ईरान से, आपने उसको रोकना है, तो आप अगर एक एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करेंगे तो 60% वो रोक देगा चांस। तो इसीलिए एयर डिफेंस कमांडर क्या करता है कि 2 को लॉन्च कर देता है। ठीक है। 2 इंटरसेप्टर जब लॉन्च करता है तो किल प्रोबेबिलिटी दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल की समझिए इंप्रूव हो जाती है 60% से 80%। लेकिन अगर टारगेट, जैसे इजराइल में टारगेट बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो वो एयर डिफेंस कमांडर 3 इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है। जब वो 3 लॉन्च करता है तो किल प्रोबेबिलिटी 80% से बढ़कर 90% हो जाती है। ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि किसी भी एयर डिफेंस कमांडर के पास इतनी ज्यादा तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं होते हैं।
और वो भी $50,000 का एक होता है क्या देवनाथ जी? $50,000 का एक इंटरसेप्टर है कि 3 का जो पैकेज है वो $50,000 का है? एक इंटरसेप्टर, और एक इंटरसेप्टर जो है $50,000 तो हम बेसिक कॉस्ट बता रहे हैं। असल में अगर वो 3 छोड़ेगा तो उसकी बहुत सारे हिडन कॉस्ट है। $1,50,000 हो गया, वो तो छोटा हिस्सा है, हिडन कॉस्ट बहुत सारे हैं। होता यह है कि इंटरसेप्टर मिसाइल का जो सीकर हेड है वो तो अमेरिकन कंपनी बना रही है, रेडियन अपने कंपनी को पिछले 1.5 साल से 3 शिफ्ट में चला रहा है। उन्होंने एक एक्सटेंडेड प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल दी है, लेकिन फिर भी वो उतनी बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं। होता यह है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में किसी भी कमांडिंग ऑफिसर के पास अनलिमिटेड साधन वेपन नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड एयर डिफेंस, चाहे अमेरिका का कमांडिंग ऑफिसर हो या इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस बेस कमांडर का हो, ये होता है उसके पास 24 मिसाइलें होती हैं, 36 मिसाइलें होती हैं, चलो 48 मिसाइलें होती हैं। उसके बाद उसको पीछे देखना पड़ता है सेकेंड लाइन सोर्स के लिए, यानी उस एक हायर कमांडर होता है जिसके पास कुछ रिजर्व रखे होते हैं। लेकिन हायर कमांडर के पास भी कितने रिजर्व होते हैं? 200, 400, जो कि उसको 10 कमांडिंग ऑफिसर्स को आगे फॉरवर्ड फील्ड में देना है। मैं थोड़ा ये मॉडल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बहुत शॉर्टेज होती है। बिल्कुल। जब मैं एयरफोर्स में था, मैं MiG-23 उड़ाता था, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जब अटैक करते थे सिमुलेटेड अटैक टारगेट पर, और टारगेट को वो डिफेंड करते थे, उस जमाने में पाकिस्तान के पास बहुत बेहतरीन एक फ्रेंच एयर डिफेंस मिसाइल था, क्रोटेल को फ्रांस ने बोला कि सिंगल SSKP जो है वो 85% है और 3 लॉन्च करोगे तो 99% है। तो हम डर गए, लेकिन बहुत जल्दी हमारी इंटेलिजेंस ने बताया भाई डरने की बात नहीं है, इनके पास क्रोटेल मिसाइल जो है अनलिमिटेड नहीं है पाकिस्तान के पास। बिल्कुल 25 है या 72 है, जो कि युद्ध के पहले, दूसरे, तीसरे दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसको फ्रांस से एडिशनल खेप मंगानी पड़ेगी क्रोटेल मिसाइल की। तो हमारे जितने वॉर प्लान थे वो इस तरह से प्लान थे कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन हम सिर्फ उसके ऐसे मिशंस करेंगे ताकि उसकी क्रोटेल की मिसाइल खपत में चली जाए, और असली जो पंच मारना है वो चौथे दिन में मारना है जब उसके पास क्रोटेल मिसाइल बची नहीं और फ्रांस से अगली वाली खेप आई नहीं। इतना लंबा इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ही कुछ इजराइल के ऊपर हो रहा है। इजराइल के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके अंटी में इंटरसेप्टर मिसाइल बचे नहीं। ठीक है, नहीं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इजराइल को देखिए, आपने डिफेंसिव तो समझा दिया, ऑफेंसिव भी तो उनका जो पूरा प्रोग्राम है, उस ऑफेंसिव में एयरफोर्स की भूमिका आगे क्या होने वाली है? अब अगर वो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर हथियार बहुत, चाहे आप कह लीजिए उनकी फैसिलिटी फॉर्दो की बात कर लीजिए, जो इतना इन डेप्थ में जो रख रहे हैं सामान, उसको बस्ट करना या फिर उसको तबाह करने का कोई प्लान तो होगा देवनाथ जी, या फिर वो रुकते रहेंगे और कोई और प्लान बनाएंगे, या उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि भाई हथियार तुम्हारे पास हैं, वो छुपे रहें, काफी हम रिजीम चेंज का वेट करते हैं, हम इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। पहले आप एयरफोर्स के हिसाब से समझाइए कि उसका क्या उपाय है, या तो यूएस को लाना ही पड़ेगा फिर। जी हाँ, इजराइल की एयरफोर्स ने जो भी हमले किए हैं अभी तक ईरान पर, वो अगर आप देखें सतह पर हुए हैं। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के डोम पर नहीं अटैक किया अभी तक, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का डोम जो है उसकी कंक्रीट की मोटाई होती है 10 मीटर, 15 मीटर। इजराइल के पास कोई भी ऐसा बॉम्ब नहीं है जो कि 15 मीटर का कंक्रीट पेनिट्रेट कर जाए। दूसरी बात, इजराइल ने किसको हिट किया है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें 2-3 सपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक तो हर न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक ऐसा बिजली का इंस्टॉलेशन होता है जहां की बाहर से बिजली आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को चालू करने के लिए। ठीक है, उसको हिट किया है। उसके जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जिससे बाहर से बिजली आ रही है, स्टेप अप ट्रांसमीटर, स्टेप डाउन ट्रांसमीटर, उस ग्रिड को हिट किया है इजराइल ने। दूसरी बात, इजराइल ने किसको हिट किया है कि हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हैवी वाटर प्लांट होता है, क्योंकि हैवी वाटर का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर प्लांट में एज ए मॉडरेटर यूज होता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एस्केप कर रहे हैं उनकी मात्रा इतनी जल्दी बढ़ ना जाए कि कोर रिएक्टर जो है वो वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। सिर्फ पानी को तो उबालना है ना,
टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा प्रोटॉन आ जाएं या न्यूट्रॉन आ जाएं कि वो एक्सप्लोड हो जाए, तो मॉडरेटर के हिसाब से हैवी वाटर को इस्तेमाल करते हैं। ये हैवी वाटर प्लांट को, जो कि सतह पर होता है, उसको सैकड़ों फीट नीचे नहीं बनाते हैं, इसको हिट किया है। ठीक है। तो इजराइल की एयरफोर्स जो है अब पहचान चुकी है कि जो कोर है, जो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है या न्यूक्लियर वेपन अगर बना रहा है ईरान, पहली चीज तो बना नहीं रहा है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, बना नहीं रहा है नहीं। आईएईए की रिपोर्ट बहुत क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट में, कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। सिर्फ इतना है कि कुछ जगह पर उन्होंने यूरेनियम 60% क्लियर कर लिया है, ठीक है, उन्होंने उसको 300 फीट नीचे रखा हुआ है सुरंग के अंदर। वहां तक पहुंचने के लिए इनको, इजराइल की एयरफोर्स के पास ना कोई जहाज है जो कि इतने हैवी बॉम्ब को भेज सके, ना ही इजराइल की एयरफोर्स के पास कोई वॉरहेड है जो कि इतना डीप पेनिट्रेशन कर सके। ये वॉरहेड अमेरिका दे सकता है, लेकिन उसको ड्रॉप करने के लिए उनको चाहिए, जैसे B-2 बॉम्बर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं अमेरिका ने। ठीक है। लेकिन B-2 बॉम्बर से अगर, जैसे GBU 57 बोला जाता है, जमीन में 300 फीट अंदर घुस के पटेगा, ये फिर पूरा लड़ाई की कहानी बदल जाती है। अगर अमेरिका आज GBU 57 बॉम्ब का इस्तेमाल करके ईरान के डीप शाफ्ट में अटैक करता है, तो ईरान फिर प्रस्तुत है, वो अपने फिर सेकंड फेज में चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट गए तो गए, अब क्या, बाकी ईरान तो बाकी है ना। ये सोचना कि ईरान के 10 न्यूक्लियर प्लांट्स को धूल में बदलने पर ईरान घुटने टेक देगा, जमीन पर रेंग कर माफी मांगेगा, ऐसा संभव नहीं है। मतलब देवनाथ जी, आपकी बात से ये महत्वपूर्ण मुझे समझ में आ रहा है कि रिफाइन उसने कर लिया, 60% अब उसका हो गया है। अब 60% पर क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है? क्योंकि उसको जितना ज्यादा रिफाइन किया जाएगा उतना अच्छा और छोटा बॉम्ब। लेकिन क्या 60% की बात, या फिर उससे ज्यादा भी रिफाइन कर लिया हो? अब ये जो ईरान में परमाणु हथियारों की बात कही जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप भी तो कह रहे हैं वो नहीं रख सकता, उसको नहीं रखना चाहिए, तमाम चीजें। तो भरोसा किसका किया जाए, या फिर ईरान को खत्म करने का कोई प्लान बना लिया, ये भी समझना। माथुर साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। ये सारा का सारा मामला क्या केवल न्यूक्लियर है, या फिर इसके और भी कुछ पहलू हैं, और भी कुछ चीजें हैं, और भी कोई एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जो जैसे उनको तोड़ना था वो तोड़ा है। आपने टॉप लीडरशिप की, आर्मी, मिलिट्री, नेवी की, सब वहां पर आपने खत्म कर दी। ये आपने पहला अपना अचीवमेंट वहां पर हासिल कर लिया। आपने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जिस तरीके से अटैक करना था कर लिया। अब जो बहुत इन डेप्थ में, क्या वाकई उसको तबाह करने की जरूरत भी है? और अगर उसको हथियार यूएस से लेकर तबाह आप कर भी देते हैं, उसके बाद क्या? मतलब ये सारा आप अगर आप समझा पाए। देखिए शिव, मेरा एक दो बातें बताऊंगा। मेरा ये मानना है कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देना है, ईरान को परमाणु मुक्त रखना है। जो भी रिपोर्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, वो एक होती है रिपोर्ट है, और जो अदरवाइज इंफॉर्मेशन इनपुट्स होते हैं वो अलग हुआ करते हैं। ये मेरा मानना है। और मेरा ये मानना है कि ईरान इस परिस्थिति में आ चुका था कि वो अगले 2 से 4 महीने के बीच में कोई क्रूड न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और 8 से 10 महीने में एक सोफिस्टिकेटेड 4 से 5 सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर डिवाइसेस वो तैयार कर सकता है। देखिए, कोई भी देश इतना मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा जब तक कि उनको पूरा यकीन ना हो इस बात का। आप मुझे बताएं, अगर बिल्कुल वो कहीं भी नहीं है और फिर भी इजराइल कहता है कि मैं जाके हमला कर दूंगा चाहे मेरा देश समाप्त हो जाए, इसमें कुछ थोड़ा सा सोचने की बात है। तो उनकी इंटेलिजेंस, अमेरिका की और इजराइल की इंटेलिजेंस काफी शक्तिशाली है, काफी सामर्थ्यपूर्ण है, समर्थ है, और उनको जो इनपुट्स है वो इनपुट्स बिल्कुल सही हैं। और भी कई तरीके हैं वो इनपुट्स को पता लगाने के। तो यूरेनियम एनरिचमेंट आप कई और लोगों से बात पता कर सकते हैं। कई 90% के आसपास वो पहुंचे हुए हैं। ये हो सकता है मैं गलत हूं, आईएईए की रिपोर्ट शायद जिसे ये नहीं मान रही हो, लेकिन ये बात अमेरिका और इजराइल कन्विंस्ड है। इसलिए वो चाहते हैं, मुझे लग रहा है माथुर साहब, एक सेकंड, उसके अलावा ये तो ये बात है, उसके अलावा 2-3 इश्यूज और हैं। एक इशू मेरा ये मानना है कि अमेरिका समझता है कि ईरान जो है रूस और चीन के लिए मिडिल ईस्ट में गेटवे का काम कर सकता है। तो वो इस बात का यकीन करना चाहता है कि ईरान में जो गवर्नेंस है वो
अगर उनके फेवरेबल नहीं है तो कम से कम उनके अगेंस्ट ना हो। इसलिए वो रेजीम चेंज जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे हिसाब से बन जाता है अमेरिका के लिए। तीसरी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन स्टेट्स हैं, अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स मिडिल ईस्ट में हैं, अमेरिका के बहुत सारे इकोनॉमिक एसेट्स मिडिल ईस्ट में हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है, उनके बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन है, तुर्की में उनके एटॉमिक आर्सेनल्स रखे हुए हैं। तो ये पूरी जो बातें, तमाम बातें हैं, वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको ये यकीन करना है कि एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली ईरान जो है वो अमेरिका के इंटरेस्ट्स के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है और इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखिए, ईरान का मानना है, मतलब माथुर साहब, ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार रेडी हो गया तो वो इजराइल पर दाग सकता है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें उसको ये बात वो दागेगा या नहीं दागेगा, इशू किसी इतने देशों के पास है, किसी ने नहीं दागा। 3 साल से रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, वो बात नहीं है। बात ये होती है कि इससे आपको ताकत मिलती है, और जो छोटा देश है जिसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है, उसके लिए उसके शत्रु देशों में से कहीं भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसके लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ही है। तो उनको तो अपनी पॉलिसी भी अलग रखनी पड़ेगी और इससे बचाव भी अलग किस्म से करना पड़ेगा। श्योर, ठीक है। लेकिन अब ये हमें समझना होगा कि आने वाले वक्त में, यानी कि अगले कुछ घंटों में क्या कुछ बड़ा हो जाएगा, ईरान के ऊपर कोई हमला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये अभी हमें समझने का बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा जी, अब आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप कह रही हैं, बिल्कुल ये बात सत्य भी है कि भाई ट्रंप युद्ध के फेवर में नहीं है, लेकिन अब शुरुआत तो कर दी है, इतना एस्केलेट तो इसको कर दिया है। रूस यूक्रेन के मामले में तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रोकने की बात करते थे। अब जेलेंस्की जो आए, वो बात नहीं गली, दाल नहीं गली, वो अलग बात है। लेकिन अब यहां पर एस्केलेट तो होगा, ये बात तो आप तय मान लीजिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए की हेल्प चाहिए होगी इजराइल को, क्योंकि अब इजराइल भी फंस चुका है, मुझे यह समझ में आता है। तो अब आपकी मजबूरी हो गई है यूएस की कि आपको मदद करनी पड़ेगी और जल्द करनी पड़ेगी, वरना फिर इजराइल के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, वो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। पूर्णिमा जी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, इजराइल के, मैंने जो पहले कहा है कि इजराइल आज यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है यूएस के सपोर्ट के बिना। 1948 से इजराइल को दिया गया है $3.3 बिलियन पर एनुअली दिया गया है। तो ये जो नंबर्स है क्वाइट सब्सटेंशियल। अभी मागा की जो एजेंडा है, जो ट्रम्प की कोर बेस है, उनके लिए ये नंबर बहुत ज्यादा है, और वो काफी एक स्प्लिट दिखाई दे रहा है मागा में, उनके जो सपोर्टर बेस है, कि हमें वॉर, अननेसेसरीली वॉर में जाना ही नहीं चाहिए, ये हमारा वॉर नहीं है, हमें फंडिंग भी नहीं करनी है, हमें किसी वॉर में जाना नहीं है। लेकिन ये डीप स्टेट का एजेंडा है, आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। मिलिट्री इंडस्ट्रियल एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, ये बंद नहीं होने वाला है। इनका वेपन नहीं बिकेगा तो यहाँ पे आप दबाव कैसे बनाओगे? फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी, हाउ आर यू गोइंग टू create that? And then similarly, to answer your question very simply, America is going to have to support Israel. ये होने ही वाला है। नहीं, पर आप लोग हथियार देंगे या फिर आप सीधा आएंगे अपनी फौज को लेकर, अपनी एयरफोर्स को लेकर? ये प्रश्न वो तो मेरे ख्याल से शायद डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से ये प्रेसिडेंट ट्रंप G7 छोड़ के यहाँ पे आए, सीज फायर का तो कोई सीन मुझे दिख नहीं रहा था। एंड एट द सेम टाइम आसिफ मुनीर यहाँ पे थे, लंच पे बात किए थे, और वन ऑफ द थिंग दैट वाज प्रीटी क्लियर दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू देयर डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये जो है, ये ऑब्वियसली ईरान के अगेंस्ट यूज करा जाएगा, और पाकिस्तान है ही ऐसे एक स्टेट, रोग टेरर स्टेट है, एक भिखारिस्तान है, बिल्कुल भिखारिस्तान। हाँ, जहां से पैसा मिलेगा। मतलब आपकी बात से मुझे एक बड़ी बात ये समझ में आई कि जो डिनर के लिए बुलाया उसमें 2-4 पहलू हम ये समझ रहे थे कि एक तो वो नोबेल प्राइज के लिए कह रहे थे कि भाई आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा खुश भी हो गए, वो बात उनको अच्छी भी लगी होगी। एक तो ये था, और दूसरा G7 से निकलना और कुछ बड़ा करना, और उसी टाइमिंग में अगर आसिम मुनीर वहां पर आते हैं, और बिल्कुल उनके बेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ईरान पर हमला करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये गलती करेगा या नहीं करेगा? सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान के लिहाज से ये समझना महत्वपूर्ण है।
अब ये जो अगर डॉट्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, पूर्णिमा जी की बात को भी अगर हम समझने का प्रयास करें, इजराइल की धरती से करना है ये ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से या तो इंगेज कर दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए, ये एक ऑप्शन है। और इसके एस्केलेशन में और क्या एंगल है? फिर तो ईरान में अभी शांति का माहौल तो है नहीं, अपनी लीडरशिप को खो दिया, अब हमले कभी भी इजराइल की तरफ से भी हो सकते हैं। इजराइल भी रुक नहीं रहा है, उसको पता है मुझे मारोगे लेकिन मैं भी तुम्हें मारूंगा, तुम हाइपरसोनिक मारोगे, हमारी तो एयरफोर्स तुमसे बेहतर है ना, इजराइल के पास ये भी तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अब पाकिस्तान का एंगल भी हमें सोचना चाहिए क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या ऐसा करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है क्या? तो इसका उत्तर है कि पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा गया यूएस के पास, और उसने लिटरली बेग्ड फॉर पीस, बिकॉज द वे ये तो अब सब निकल के आ गई है पूरी बात कि जिस तरह से किनारा आइलैंड्स हो गया, कहूटा हो गया, तो जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स और हमारे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे जो तबाही मचाई थी, ऑलमोस्ट मुनीर वुड हैव बेग्ड इन फ्रंट ऑफ यूएस कि प्लीज कुछ कीजिए। अब ये जो डील हुई है, या ये जो भी लंच हुआ है, जिसमें मुनीर हैड ऑलमोस्ट कैंप्ड इन वॉशिंगटन डीसी, वो 4-5 दिनों से वहां बैठे हुए थे, और तब भारत की मैं तो सिद्धार्थ जी आपकी बात पे जुड़ूंगा। मैं तो कहता हूं कि यूएस ने गरीबों को खाना खिलाया, मतलब इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि गरीब आए थे, गरीबों को खाना वहां पर खिलाया गया, और गरीब, लेकिन ये चालाक गरीब है, ये पाकिस्तान की अगर बात की जाए। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जनरल जियाउल हक के टाइम से, जब वो जनरल थे तभी से इनको ये आदत है, पढ़ाया गया, ये पढ़ चुके हैं या इसमें ये शातिर हो चुके हैं कि किस तरह से ये अपने आप को यूज करवाते हैं अगेंस्ट द अमेरिकन डॉलर्स। तो कैसे पाकिस्तान वाज यूज्ड अगेंस्ट जो यूएसएसआर फोर्सेस इन अफगानिस्तान, तो वो अपने आप को उन्होंने यूज करवाया ना, और तब तालिबान क्रिएट करवाया गया। किसने कैसे करवाया गया? वो पाकिस्तान की ही मदद से करवाया गया। पाकिस्तान ने क्यों मदद की? बिकॉज पाकिस्तान वाज फ्लडेड विद डॉलर्स। तो अभी जो है यूएस को भी पता है कि क्या थियरी वर्क करती है पाकिस्तान के साथ, एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी पता है। जैसे मैं एक टीवी डिबेट में शायद कल ही आपके चैनल पे इसी बारे में बात कर रहा था, आई एम श्योर उनके जो हाई कमांड कोर्सेज रहते होंगे पाकिस्तान के, उसमें ये भी पढ़ाया जाता होगा कि भाई जब आप जनरल बन जाए तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपको यूएस के सामने जाकर किस तरह से यू टू बैक डॉलर्स फॉर नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, फॉर द कंट्री एज वेल, एंड इन टर्न हाउ आप अपने देश को जो है कैसे नीलाम करते हैं। योर कंट्री। एक बात सिद्धार्थ जी ये भी समझना होगा कि भाई आपका आर्मी जनरल जा रहा है वहां पर प्रेसिडेंट से डील करना, आपका प्राइम मिनिस्टर या आपका प्रेसिडेंट को जाना चाहिए था। ये बात मैंने सुबह की डिबेट में आपसे बताया ही था। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द ये, और ये भारत के लिए चिंता का विषय भी है। ये एट द सेम टाइम ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत शुड हैव created serious objections to it. In what capacity US is talking to an army general? ये बिल्कुल है सिद्धार्थ जी। जो जनरल आतंकवाद फैला रहा है, जो जनरल जिसने भारत में आतंकवाद फैलाया है, आफ्टर ऑल इट इज जो भी पहलगाम में हुआ है उसके पीछे के जो तार हैं वो जनरल मुनीर के हाथ में है। उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पॉइंट को अगर मैं ये समझूं कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, आसिम मुनीर की बात तो जहां तक आती है तो आसिम मुनीर ठीक है, वो तो धोखा अपने देश को भी दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को समझना यहां पर जो है वही दिक्कत वाली बात है। अब कुछ लोग किराना से, नूर खान एयरबेस से कनेक्ट इसको करते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर एसेट्स अमेरिका के भी हैं, और उसका इस्तेमाल अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा तो अमेरिका को भी कुछ डर है। ये रूस तक ये बात जा सकती है कि भाई रूस का भी एंगल यहां पर हम ला सकते हैं। लेकिन चलिए, आपसे मैंने पॉइंट लिया, या देवनाथ जी अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये मुझे समझना है, ईरान क्या चुपचाप ऐसे बैठ के बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाएगा? ठीक है, ट्रंप प्लान बना रहे हैं, ठीक है, इजराइल प्लान बना रहा है, कुछ बड़ा हो भी सकता है, लेकिन हमें यह भी तो समझना होगा ईरान के समर्थन में कुछ तो होगा। खामिनेई इतनी मूर्खता तो नहीं करेंगे कि वो कोई सुसाइडल मिशन को आगे बढ़ा देंगे। या तो रूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ तो वहां पर प्लान किया गया होगा। और ट्रंप से या तो एंगेज कर लिया जाएगा, अंत में कह दिया जाएगा लाओ मैं साइन कर देता हूं, मेरे पास न्यूक्लियर नहीं है, धोखेबाजी करके भी चलता है, या फिर ऐसे ही मरने के लिए तो कोई तैयारी हो रही है क्या फिर देवनाथ जी?
शिवम, ईरान को अपनी मजबूती पर बहुत यकीन है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान में जो खमेनी सरकार है वो धार्मिक कट्टरवादी विचारधारा वाली सरकार है। तो जहां पे भी धार्मिक कट्टरवादिता होती है उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि एक बार एक इशारा दिया और सड़कों पर गलियों पे 10,000, 20,000, 30,000 बच्चे निकल आते हैं। होता यह है कि अमेरिका जो चीज अमेरिका करने से डर रहा है कि देखिए, अमेरिका के तो मिलिट्री और नेवल और एयरफोर्स बेसेस हैं, कुवैत में है, अबू धाबी में, यूएई में है, ओमान में है, सब जगह पर है। तो वो जस्ट खाड़ी पार करके अपने 10,000 एक डिवीजन ट्रुप्स को क्यों नहीं उतार रहा ईरान में? खाड़ी पार करके वो अपने 3 डिवीजन यानी 1 कोर 30,000 ट्रुप्स को क्यों नहीं उतार रहा? ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि धार्मिक भावनाओं की वजह से अगर अमेरिकन ट्रुप्स किसी भी ईरानी गांव में घुस गए तो युद्ध कैसे होगा मैं बताता हूं। अमेरिकन ट्रुप्स के हाथ में होगा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, जेवलिन और हैवी मशीन गन। ठीक है, लेकिन ईरान के जो गांव हैं और कस्बे हैं, यूथ ने ना अमेरिकन ट्रुप्स को शहरों में गलियों में पकड़ के डंडे से पीट पीट के मार डालना है, जो कि इसके पहले अफ्रीका में कई जगह हुआ। हमें भूलना नहीं चाहिए सूडान का वो सीन जब यूएस मेरीन कोर को गांव वालों ने घेर लिया था और मेरीन कोर के जवान की पैरों में ब्लैक हॉक की बात कर रहे हैं क्या? ब्लैक हॉक की? हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर अमेरिका डर रहा है, इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि 10,000 अमेरिकन फौजी की डेड बॉडी को ईरान की गांवों में गलियों में एक जीप से बांध के घसीटा जाएगा। थोड़ा सा ग्राफिक इसलिए अमेरिका डर रहा है। हाँ, मतलब अमेरिका कुछ बड़ा करेगा या नहीं करेगा, और बूट्स ऑन ग्राउंड वो नहीं कर सकता है। आपने ईरान की बात यहां पर कही और हम भी बार बार, देखिए, इजराइल की तारीफ हम भी करते हैं, इजराइल की तरफ भी हम रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईरान की शक्ति को समझना यहां जरूरी है। लेकिन इजराइल भी बहुत ज्यादा कट्टर है। माथुर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो पॉइंट देवनाथ जी ने थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ तो हकीकत इसमें है। आपने ही बताया कि बैटल हार्डन्ड है, ट्रेंड है, तैयार है। इजराइल से तो एक अच्छी बात है कि डायरेक्ट कोई बॉर्डर नहीं लग रहा, वरना तो अभी फौजें इधर उधर जा रही होती। हाँ, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका का भी एक बहुत डूबियस रिकॉर्ड है। वो जहां भी ग्राउंड के ऊपर लड़ने गए हैं, वियतनाम से लेकर के और अफगानिस्तान तक, हर जगह मार खा के वापस आए। ये बिल्कुल क्लियर इतिहास हमारे सामने है। लेकिन उसको तो पेश ऐसा नहीं करते, पता है, वो दिखाते ऐसा नहीं है, वो दिखाते हम जीत के आए। हाँ, वो बात अलग है, वो हमको पता है, वो बात अलग है। कोरिया, ये हर जगह। अब मैं जो कहना चाह रहा था, देखिए, 2 बातें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं पहले वाले डिस्कशन में बताना चाह रहा था, असीम मुनीर जो थे, ये आप इनकी टाइमलाइन देखिए। जो ईरान पर हमला है, वो हमला, ईरान पर हमला ऑप सिंदूर से 2 महीने पहले से रेडी है। अच्छा, ठीक। और ये जो पूरा प्लान है, आईएमएफ का लोन, वर्ल्ड बैंक का पैसा, बिल्कुल, उसको बचाना, जाकर के ये करना और उसको फील्ड मार्शल बनाना, ये तमाम चीजें उस कैनवस का हिस्सा हैं जो 2 महीने पहले बन चुका है। और जो अब उनको इस बात ये भी पता था कि 60 दिन 11 को खत्म हो रहे हैं, 12 को हमला होगा, तो 12 तारीख को उन्होंने असीम मुनीर को हाउस अमेरिका में, असीम मुनीर वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, उसको बुला के लाए थे। वो इसलिए लाए थे कि वो जब लड़ाई ईरान के ऊपर हमला शुरू हो तो वहां कुछ और हरकत ना हो, पहली बात। दूसरी बात, वहां से कोई इस प्रकार के मैसेजेस नहीं निकलने शुरू हो जाए। कोशिश हुई, उनके एक मंत्री जी ने कहा भी कि हम ईरान के साथ हैं, फलाना है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगी। ईरान ने भी कहा। उसके बाद इधर से उसके बाद इधर से कानों में ठा गया असीम मुनीर साहब का, और फिर उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। तो ये तमाम चीजें, ये जो इनका 12 तारीख को अमेरिका पहुंचना, उसके बाद 19 तारीख तक वहां बैठे रहना। आप मुझे बताएं, कौन सा आर्मी चीफ कौन सी देश का एक ही गांव में, एक ही होटल के एक कमरे में 7 दिन दूसरे देश में बैठा रहेगा? ये सब बात समझने की है। ये इंटरेस्टिंग एंगल बताया गया।
और बैठा के रखा गया था, और उनको जैसे पिछली बार बुला करके कहा था कि इमरान को सॉर्ट आउट करो, इमरान जेल में है, इस बार उनको लिस्ट दी गई है। और उनमें से जो उम्मीद जो अमेरिका ने उनको कहा है कि एक एयर स्पेस का उनका प्रयोग करेंगे, वो दूसरा उनके जो सैन्य बेसिस है उनका उपयोग वो करेंगे। ईरान की तरफ किसी भी किस्म का युद्ध का कोई उनको सवाल नहीं, उनको घुसने नहीं, मदद नहीं करने देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ये तमाम चीजें उनको 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 उनके दिमाग में है। माथुर साहब, पाकिस्तान फिर एक बात आपकी मैं ऐड करूं, फिर तो ये बात क्लियर हो रही है कि आसिम मुनीर को बहुत सा फायदा हो गया है, यानी हमसे वॉर करके भी उसका कंट्रोल ग्रिप बहुत टाइट हो गई है फिर तो, और ये बहुत मलाई खा रहा है आसिम मुनीर। चुनौतियां वो मैं आगे बता रहा था शिवम, चुनौतियां उनके बहुत ज्यादा है। देखिए, उन्होंने चीन से भी बहुत माल खाया है। ये पाकिस्तान है, आपने बताया ट्रेनिंग देते हैं उनको माल खाने की। तो जब चीन और आज की तारीख में जो दो सुपर पावर राइवलरी है वो चीन और अमेरिका के बीच में है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट पे हो, चाहे ऑन ग्राउंड मिलिट्री वॉरफेयर फ्रंट पे हो, तो ये राइवलरी है। और पाकिस्तान एक ऐसे दुविधा में फंसा हुआ है कि उन्होंने दोनों तरफ के एमएलए से माल खा लिया है, पता नहीं कौन सी सरकार बनने देगा। ये पहली बात है, तो उसको बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा, उनको इस्लामिक पॉइंट का जो वो हीरो बन रहे हैं, और वो एक इस्लामिक राष्ट्र खतरे में है, उसके खिलाफ दूसरे की मदद करना वो उनको भारी पड़ेगा। इजराइल की मदद करना, उसके बावजूद इजराइल की मदद करना वो भारी पड़ेगा। और चौथी बात, उनको ये भारी पड़ेगा कि वो किस प्रकार से अपनी खुद की आवाम को बताएंगे, अपने लोगों को क्या बताएगा वो कि मैं साफ तौर पर ये भी है कि चलो एक माफी ये मिल जाएगी कि ये शिया मुल्क है इसलिए हम यहाँ पर मदद नहीं भी करेंगे, तो शायद थोड़ा सा माफी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ अगर कोई सऊदी अरब भी तो है देखने के लिए, और भी देश यहाँ पर हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। अब बिल्कुल अंत हो गया, 10 सेकंड। जो गाजा में हो रहा है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे वो। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, जिस तरीके से पूर्णिमा जी आपने, सिद्धार्थ जी आपने, देवनाथ जी आपने, माथुर साहब आपने अपनी अपनी राय को यहाँ पर रखा। लेकिन क्या कुछ बड़ा होगा, अभी थोड़ा सा इंतजार, और कुछ बड़ा हो सकता है। वो हथियार हैं, वो गोला बारूद है, वो मिसाइलें हैं, लेकिन इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। अब वेट करना होगा अमेरिका क्या कुछ करता है। वो सारी डिटेल्स भी आपके साथ हम लाइव अपडेट्स भी साझा करते रहेंगे इंडिया डेली